नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात किसानों के आंदोलन की करेंगे। कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों को मोदी सरकार आज नया लिखित प्रस्ताव देगी। किसान सरकार के साथ अगली बैठक का फैसला, प्रस्ताव की पेशकश पर चर्चा करने की बात करेंगे। किसानों के आंदोलन से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 किसान क्रांति में। नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार की ओर से आज नया लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा। कल देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह की किसान नेताओं के साथ चली बैठक में सरकार ने किसानों को ये भरोसा दिया है। किसानों के नेता हन्नान मोल्लाह ने सरकार की ओर से लिखित प्रस्ताव की पेशकश पर कहा, आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे किसानों की बैठक होगी। हन्नान मोल्लाह ने कहा, हम चर्चा के बाद ही सरकार के साथ अगले दौर की बैठक पर फैसला करेंगे। पहले आज छठे दौर की बैठक होने वाली थी। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा, सरकार पुराना कृषि कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। हन्नान के इस खुलासे के बाद नए प्रस्ताव पर सहमति को लेकर आशंकाएं बनी हुई है। किसान लगातार सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने से कम पर तैयार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुछ किसान संगठन के नेताओं की अलग से हुई बैठक पर पंजाब के बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने विरोध जताया है। इस गुट के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा, चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे गलतफहमी पैदा होती है। गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के साथ बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद थे। तोमर ने कहा कि किसानों को गृह मंत्री ने सभी परेशानियों को दूर करने का भरोसा दिया। तोमर के मुताबिक एक किसान नेता ने कहा, जितनी विनम्रता से अमित शाह हमसे बात कर रहे थे, हमें उनकी उम्मीद नहीं थी। किसानों के आंदोलन को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर आज 5 विपक्षी पार्टियां बैठक करेंगी। बैठक में राष्ट्रपति के सामने दिए जाने वाले प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। शाम 5 बजे शरद पवार राहुल गांधी के साथ सीपीआई, सीपीएम और डीएमके के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात कर नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग करेंगे। दिल्ली की ठंड में सड़कों पर रात गुजार रहे किसानों के खाने पीने का इंतजाम करने में कई लोग और स्वयंसेवी संगठन लगे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर रात में कुछ सिख समुदाय के लोग किसानों को सूप पिला रहे हैं। किसान यहां खुले आसमान के नीचे ट्रैक्टर और टेंट के सहारे रात गुजार रहे हैं। किसानों के आंदोलन का 14वां दिन है। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन में आर्य समाज ने सरकार को जगाने के लिए देर रात तक हवन किया। हवन करने वालों ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार किसानों की मांग मान ले और कृषि कानून को वापस ले ले। देश के अलग अलग राज्यों के किसान संगठन भी अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर कल देर रात तमिलनाडु के किसान संगठनों के साथ सभी किसानों ने मशाल जलाकर अपनी एकजुटता दिखाई। इस दौरान हरियाणा के किसान अजय मोर को भी याद किया गया। अजय मोर टिकरी बॉर्डर के पार्क में सोए थे। सुबह वो मृत पाए गए थे। किसानों के सम्मान में किस साइंटिस्ट ने मंत्री के हाथों मिल रहे सम्मान को मंच पर ही लौटाया? 2 दिनों के पश्चिम बंगाल के दौरे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहां जाएंगे? ममता को बीजेपी ने मुखौटा क्यों कहा? राष्ट्र की सभी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्रनामा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। 2 से 3 आतंकी छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशन शुरू किया है। अभी तक किसी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं है। लुधियाना की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट वीरेंद्र पाल सिंह ने दिल्ली में मंच से ही केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा को अवार्ड लौटा दिया। वीरेंद्र पाल ने किसानों के समर्थन में अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, पहले किसानों की समस्या को सुलझाने की जरूरत है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा कोलकाता में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कल नड्डा दक्षिण 24 परगना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और रामकृष्ण मिशन का दौरा कर वहां पूजा पाठ करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा, ममता बनर्जी सिर्फ मुखौटा हैं, असल में उनके भतीजे सरकार को चला रहे हैं। उन्होंने राज्य की पुलिस पर टीएमसी के राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप भी लगाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में परसों प्रदर्शन के दौरान अपने कार्यकर्ता की मौत के विरोध में बीजेपी ने कोलकाता में कैंडल लाइट मार्च निकाला। मार्च में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस की फायरिंग में उनके कार्यकर्ता की मौत हुई।
आर्मी चीफ जनरल नरवणे आज से 6 दिन के सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर हैं। पहली बार कोई भारतीय सेना प्रमुख यूएई और सऊदी अरब की यात्रा पर है। सेना प्रमुख सबसे पहले आज और कल यूएई का दौरा करेंगे। इसके बाद जनरल नरवणे 13 और 14 दिसंबर को सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में भारत निवेश बढ़ाने के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात हुई। निवेश बढ़ाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया गया है। भारतीय तटरक्षकों ने ओडिशा के पारादीप में लगी समुद्री सीमा में 19 बांग्लादेशी मछुआरों को रेस्क्यू किया। मछुआरों की बोट तकनीकी खराबी के चलते बीच समंदर में फंस गई थी। मछुआरों की टीम को बचाने के बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने बांग्लादेश में भारतीय एम्बेसी को इसकी जानकारी दी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी के समन पर शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा, ईडी जब भी जांच के लिए बुलाएगी तो मैं पेश हो जाऊंगा। सरनाईक को आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी 2 बार समन भेज चुकी है। कल उन्होंने परिवार के साथ सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन किए। कहां से बरामद हुए 165 करोड़ के ड्रग्स और हथियार? आंध्र प्रदेश के एलुरु में रहस्यमयी बीमारी का कहर और कहां लगी केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की लपटें? राज्यों से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। मणिपुर में असम राइफल्स पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुप्त सूचना के आधार पर मोरेह शहर से 2 जगहों से भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद किए हैं। पकड़े गए सामान की कीमत करीब 165 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 6 तस्करों को भी पकड़ा है। आंध्र प्रदेश के एलुरु में अब तक 500 से ज्यादा लोग रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। सभी बीमारों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को मरीजों की गहन जांच करने और इलाज के दौरान लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई ने व्यापम के पीएमटी 2009 और टीसीआरटी 2012 परीक्षाओं से जुड़े मामलों में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। पीएमटी 2009 मामले में 126 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, जबकि टीसीआरटी 2012 परीक्षा मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। गुजरात के अहमदाबाद के वटवा इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें आसमान छूती दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग लगी। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए 2 सगे भाइयों को जेल भेज दिया है और युवती को नारी निकेतन भेज दिया है। इन लोगों पर जबरन युवती के धर्म परिवर्तन का आरोप है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 युवतियों सहित मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 40 ग्राम MDMA ड्रग बरामद की गई। आरोपी जिम, बार और पब में ये लोग युवक युवतियों को नशे की लत लगा मोटी रकम वसूलते थे। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 60 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी बचे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हादसा उस समय हुआ जब ये लोग एक दाह संस्कार से वापस लौट रहे थे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का राशेल गांव बर्फबारी के बाद बर्फ की चादर में ढक गया। रोहतांग दर्रा समेत लाहौल घाटी के रिहायशी इलाकों में बर्फबारी हुई है। केलोंग में 3, कोकसर में 4, उदयपुर में 2 और रोहतांग दर्रा में करीब 15 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत घाटी के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन रास्ते से बर्फ हटाने में जुटा है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। इधर वैक्सीन को लेकर करीब 80 देशों के राजनयिकों का कहां होने वाला है दौरा। और आपको बता दें कि वेल्सनबर्ग वैक्सीन स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन बनाएगी और बिहार में गांव-गांव तक वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाएगी, वैक्सीन को लेकर क्या-क्या तैयारियां चल रही हैं, टॉप 9 वैक्सीन रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के करीब 80 देशों के राजनयिकों का डेलीगेशन आज हैदराबाद में भारत की वैक्सीन क्षमता देखने जा रहा है। ये राजनयिक भारत बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनियों का दौरा करेंगे। ये दोनों कंपनियां कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन निर्माण और उत्पादन कर रही है। भारत में वैक्सीनेशन को लेकर प्राथमिकता तय हो गई है। सरकार के मुताबिक सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। इन सबको एक साथ या एक एक करके वैक्सीन दी जाएगी या ये वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
लग्जमबर्ग की बी मेडिकल सिस्टम कंपनी भारत में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी का निर्माण करेगी। कंपनी के सीईओ एल प्रोवेस्ट ने कहा कि देश में अगले साल मार्च महीने तक कोल्ड स्टोरेज केंद्र स्थापित कर लिए जाएंगे। इसका प्लांट गुजरात में लगाने की योजना है। अमेरिका के एफडीए ने फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन को बेहद असरदार बताया और उसकी सेफ्टी पर मुहर लगाई है। वैक्सीन को देश में इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए इजाजत देनी है या नहीं, इस पर जल्द फैसला किया जाएगा। ब्रिटेन और बहरीन पहले ही फाइजर की इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे चुके हैं। ब्रिटेन में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कैंपेन शुरू हो गया है। ब्रिटेन में 90 साल की मार्केट किनन वैक्सीन लेने वाली पहली अप्रूव शख्स बनी। वैक्सीन लेने के बाद हल्का साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन वो चिंताजनक नहीं है। बिहार के पटना में कोरोना से बचाव के लिए गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वैक्सीन को रखने के लिए पशुपालन विभाग के दफ्तर में मशीनें लगाई गई है। पटना के सभी ब्लॉक में 39 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स को लगाया जाएगा। इनमें करीब 10,000 इंजेक्शन रखने की क्षमता है। दिल्ली के लिए राहत की खबर है कि यहां कोरोना से होने वाली मौत का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,188 नए मरीज मिले, जबकि 57 मरीज की मौत हुई है। 5 नवंबर के बाद यह सबसे कम मौत का आंकड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी वकील जेना एलिस भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने क्वारंटीन होकर इलाज शुरू कर दिया है। इससे पहले ट्रंप के वकील रूडी गिउलियानी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। स्पेन के बार्सिलोना जू में 4 शेरों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना संक्रमित होने वाले शेरों में 3 मादा और 1 नर शेर है। पिछले महीने चिड़ियाघर के 2 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह सामने आया है। इमरान खान ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब कौन सा नया राग अलापा है? विपक्षी पार्टियों के किस ऐलान से इमरान हुए परेशान और एलएसी पर चीन की नई साजिश क्या है? चीन और पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश। विपक्षी पार्टियों की घेरेबंदी से परेशान पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब नया राग अलापा है। इमरान खान ने कहा कि कुछ देश पाकिस्तान को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। दुनिया के कुछ देशों ने गोलबंदी कर मुस्लिम देशों को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी सरकार की सबसे बड़ी गलती का खुलासा किया है। इमरान ने कहा, पीएम बनने के बाद आईएमएफ के पास तुरंत नहीं जाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। आतंकियों को काबू नहीं करने पर आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है। सरकारी संस्थानों में सुधार को लेकर फैसले नहीं लेना दूसरी बड़ी गलती थी। इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए 11 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पीडीएम ने अपने सदस्यों से 31 दिसंबर तक इस्तीफा सौंपने को कहा है। विपक्ष के इस्तीफे वाले दांव पर इमरान खान ने कहा कि पूरे देश में फिर से चुनाव न कराकर सिर्फ विपक्ष के इस्तीफे वाली सीटों पर उपचुनाव कराएंगे। 13 दिसंबर को लाहौर में विपक्षी पार्टियों की होने वाली रैली पर इमरान ने कहा कि विपक्षी पार्टियां ऐसी रैली कर कोरोना के खतरे को और बढ़ा रही है। इमरान ने अधिकारियों और प्रशासन को कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। उधर रैली को सफल बनाने के लिए मरियम नवाज रोड शो करने में लगी हैं। ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले पाकिस्तानी पत्रकार कैश जावेद की बाइक सवार हमलावरों ने खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में गोली मारकर हत्या कर दी। पत्रकार कैश जावेद जैसे ही अपने काम से घर पहुंचे, गेट पर ही हत्यारों ने उन्हें गोली मार दी। पाकिस्तान में 1 साल में 33 पत्रकारों की अब तक हत्या हो चुकी है। एलएसी पर चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। बॉर्डर के पास निचले इलाकों में चीन कई मिलिट्री कैंप बना रहा है। एलएसी के पास निचले इलाकों में चीन के करीब 20 कैंप देखे गए हैं। इनके आसपास लगातार नागरिक गतिविधियां भी हो रही है। 2017 डोकलाम विवाद के बाद से ही चीन ने यहां अपनी गतिविधि तेज कर दी थी। सीपेक के जरिए चीन पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाता जा रहा है। इसी कड़ी में अब पाकिस्तानी आर्मी भी जल्द ही चीन का गुलाम बनने को तैयार है। सीपेक की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान असेंबली में एक कानून पेश किया गया, जिसमें चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पाकिस्तानी आर्मी करेगी और चीन इसके बदले पैसे देगा। चीन के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में चीन ने अमेरिकी राजनयिक को समन भेजा है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन के 14 राजनयिकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने यह प्रतिबंध चीनी राजनयिकों की संदिग्ध गतिविधियों की वजह से लगाए। भारत की सख्ती से तिलमिलाए चीन ने भारत के साथ संयुक्त रूप से स्मारक टिकटों की योजना को रद्द कर दिया है। चीन के स्टेट पोस्ट ब्यूरो ने भारत के साथ संयुक्त रूप से अप्रैल 2017 में द्विपक्षीय संबंधों के 70वें वर्ष के रूप में मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी करने की योजना बनाई थी।
समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए क्या है फ्रांस की तैयारी? अमेरिका ने अब ईरान के खिलाफ क्या कदम उठाया है और ईरान की जंगी तैयारी पर इजराइल का नया दावा क्या है? इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड एट वॉर। अमेरिका से जारी तनातनी के बीच ईरान जंगी तैयारी में जुटा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान नई बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने पहली बार ईरान के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की पुष्टि की है। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम वॉरशिप बना रहा है। फ्रांस के एयरक्राफ्ट करियर 2038 तक तैयार हो जाएगा। करीब $8.5 बिलियन की कीमत का यह नया एयरक्राफ्ट बनाने में फ्रांस सरकार अमेरिका की कंपनी एटॉमिक्स का भी सहयोग ले रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मुद्रो ने आरोप लगाया है कि चुनाव वाले दिन उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। मुद्रो ने कहा कि रविवार को मतदान के समय पोलिंग बूथ पर उन्हें मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन उन्होंने पोलिंग बूथ बदलकर पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। अमेरिका ने यमन में ईरान के राजदूत पर बैन लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान के राजदूत यमन में हूती विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की एक यूनिवर्सिटी पर भी बैन लगाया है। इस यूनिवर्सिटी पर ईरान की कुदस फोर्स की मदद करने का आरोप लगा है। रूस ने इजराइल पर मिडिल ईस्ट में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। रूस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अशांति के लिए ईरान नहीं, इजराइल जिम्मेदार है। रूस के मुताबिक इजराइल लगातार फिलिस्तीन और ईरान समेत अपने दूसरे विरोधी अरब देशों को निशाना बनाता रहा है। इससे इस इलाके में तनाव है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को धन्यवाद देता एक पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरी जहाद की हत्या के लिए मोसाद को धन्यवाद कहा गया है। तेहरान में लगा ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पोस्टर के वायरल होने से ईरान में सनसनी है। फ्रांस में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के दौरे का विरोध हो रहा है। फ्रांस के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सीसी ने मिस्र में अपने विरोधियों की आवाज दबाई है और विपक्ष के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई की है। अब्देल फताह अल सीसी 3 दिन के फ्रांस दौरे पर हैं। नारगोनो काराबाख में अजरबैजान के सैनिकों पर फिर युद्ध अपराध का आरोप लगा है। आरोप है कि अजरबैजान के सैनिकों ने एक आर्मीनियाई नागरिक का गला काट दिया। हालांकि अजरबैजान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जंग के बाद काराबाख के कई इलाके अजरबैजान के हवाले कर दिए गए हैं। तुर्की की दादागिरी के खिलाफ नाराज ग्रीस ने अब तुर्की से नाराज देशों के साथ गठजोड़ बनाने की पहल की है। ग्रीस ने जॉर्डन और साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ रणनीति बनाने पर चर्चा की। ग्रीस यूरोपीय यूनियन से भी तुर्की के खिलाफ बैन लगाने की मांग कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।